अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले भी इसके 2 वीडियो हमने सेंड किए थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में एक्ट ऑफ 1935, प्रोविंशियल कैबिनेट, क्रिप्स मिशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ये हमने रीड किया था। उसके बाद हमारा सेकेंड वीडियो में बिगिनिंग्स ऑफ पीपल्स मूवमेंट, अंडरग्राउंड मूवमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट एंड लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हमारे वीडियो में हम इंडियन नेशनल आर्मी से स्टार्ट करेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 42। और टॉपिक इज इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आज़ाद हिंद सेना। इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद सेना भी बोलते हैं। आज़ाद हिंद सेना किसने बनाई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और इनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत भी अभूतपूर्व योगदान है। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस टुक फेनोमेनल एफर्ट्स फॉर गेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही महान योगदान है इंडिया की आज़ादी दिलाने में। ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, thousands of Indians stood in readiness to fight against the British। तो देखिए, ईस्टर्न बॉर्डर, इंडिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ पर बहुत सारे जो इंडियन हैं वो खड़े हुए थे ब्रिटिश लोगों से के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने के लिए। ऑल दीज सोल्जर्स बिलोंग टू आज़ाद हिंद सेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज देयर लीडर। तो देखिए, जितने भी सोल्जर थे वो आज़ाद हिंद सेना से बिलोंग करते थे, यानी आज़ाद हिंद सेना के ही सोल्जर थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उनके लीडर थे। सुभाष चंद्र बोस वॉज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सभी को पता है उस टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, वो बहुत ही बड़ी पार्टी थी और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे सुभाष चंद्र बोस जी। ही ग्रेस्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ट्वाइस। तो उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 बार प्रेसिडेंट बनाया गया। एज पर हिज ओपिनियन, while England was engaged in Second World War, the Indians should take advantage of it and make the movement more intense। तो देखिए, एज पर हिज ओपिनियन, उनका ऐसा मानना था, किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का, कि जब इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई में बिजी है, तब हम इंडियंस को इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए और अपना जो मूवमेंट है, कौन सा? अंग्रेज़ों को भगाने का और हमें अपनी आज़ादी दिलाने का, ये जो हमारा मूवमेंट है इसको और ज़्यादा तेज कर देना चाहिए। तो उनका ऐसा मानना था, इफ़ नेसेसरी इंडिया शुड सीक द हेल्प ऑफ एनिमीज ऑफ इंग्लैंड। तो इनका ऐसा मानना था कि जैसा बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो इनका ऐसे ही मानना था कि जो इंग्लैंड का जो दुश्मन है वो उसको हमें हेल्प करना चाहिए, उससे हमें मदद मांगनी चाहिए और हमें इस मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। बट देयर अराउज differences of opinion between him and other senior leaders of Congress। लेकिन जितने कांग्रेस के जो और भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उनका ओपिनियन ऐसा नहीं था, वो इनकी बात से सहमत नहीं थे। तो नेताजी और उनके जो अदर लीडर्स थे, उन लोगों के ओपिनियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था। एज अ रिजल्ट, सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। और इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस ने उस प्रेसिडेंट के जो पोजीशन उनको मिली थी उससे रिजाइन कर दिया, उसको इस्तीफा दे दिया। To place his view in front of the people, he founded a party known as Forward Bloc। तो देखिए, अपने व्यूज लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पार्टी का फाउंडेशन रखा, एक स्थापना की एक पार्टी की, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। Through his speeches, नेताजी appealed to the Indians to revolt against the British rule। तो अपनी इस जो पार्टी का इन्होंने फाउंडेशन रखा, फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके थ्रू वो जो स्पीचेस देते थे, नेताजी ने लोगों से, इंडियन से अपील किया कि हमें ब्रिटिश रूल को पूरी तरीके से ख़त्म करना है और हमें इसके खिलाफ जो हमें खड़े होना है। ड्यू टू इट द गवर्नमेंट इम्प्रिजन्ड हिम। लेकिन जब उन्होंने इस तरीके से स्पीचेस देना स्टार्ट कर दिया, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया। Subhash Chandra Bose went on fast unto death in the prison, due to which the British government interned him to his residence। तो देखिए क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जेल में बंद कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने भूख हड़ताल चालू कर दिया और उन्होंने कहा मैं अन्न का एक भी दाना नहीं खाऊंगा, मैं भूख हड़ताल उन्होंने कर दिया। और जब उनकी वहाँ पे जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद यानी कि उनको घर में कैद कर दिया, उनको कहीं पर भी आने जाने का रोक था, लेकिन उनको पूरे उनके घर के चारों तरफ जो ब्रिटिश लोगों के जो पुलिस वाले रहते हैं, आर्मी के, वो उनको
देख रहे थे कि कहीं वो बाहर तो नहीं निकल रहे करके, तो उसको बोलते हैं नज़रबंद करना। फ्रॉम देयर ही एस्केप्ड इन डिस्क्यूज्ड। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अपने घर से भेष बदल कर वो अपने घर से चुपचाप निकल गए। जब उन्होंने अपना भेष बदल लिया तो कोई उनको पहचान ही नहीं पाया। इन अप्रैल 1941 ही रीच जर्मनी। और देखिए अप्रैल 1941 में वो कहाँ पहुँच गए, जर्मनी में पहुँच गए। देयर ही फाउंडेड अ फ्री इंडिया सेंटर। और वहाँ पे उन्होंने एक फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करी। फ्रॉम द बर्लिन रेडियो स्टेशन इन जर्मनी ही अपील टू द इंडियन पीपल टू ज्वाइन इन एन आर्म स्ट्रगल। तो देखिए वहाँ पर जब इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया और वहाँ पे जो बर्लिन रेडियो था, स्टेशन था, यानी रेडियो के ज़रिए वो लोगों से अपील करते थे, लोगों को तक अपनी स्पीचेस पहुँचाते थे, लोगों तक अपनी बात पहुँचाते थे। तो उन्होंने वहाँ पर जो इंडियन पीपल थे उनको उनसे अपील किया कि वो हमारा जो आर्म स्ट्रगल है हमारे साथ में, इस संघर्ष में आप हमारे साथ आइए। ड्यूरिंग दिस पीरियड रेश बिहारी बोस इनवाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू जापान। और इसी टाइम पीरियड में देखिए सुभाष चंद्र बोस को रेश बिहारी बोस ने जापान में इनवाइट किया। अब देखिए नीचे इनकी पिक्चर बनी हुई है रेश बिहारी बोस की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का कैसे फॉर्मेशन हुआ वो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए। रेश बिहारी बोस वॉज स्टेइंग इन जापान सिंस 1915। रेश बिहारी बोस जो थे वो जापान में 1915 से रह रहे थे। ही हैड ऑर्गेनाइज्ड the Indian patriots living in country of Southeast Asia and established the organization named Indian Independence League। तो देखिए जो रेश बिहारी बोस थे वो जापान में 1915 से रह रहे थे और उस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारे ऐसे पैट्रियट्स यानी देशभक्ति वाले जो लोग थे, इंडियन थे, उन सबको इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया। एंड लिविंग इन कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो कि कहाँ पर रह रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे थे। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसका नाम था। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1942 जापान conquered the territories in Southeast Asia which were controlled by the British। अब देखिए 1942 के अर्ली पार्ट में जापान ने बहुत सारे प्रदेशों को जीत हासिल करी साउथ ईस्ट एशिया में, विच वर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश, जिस पर किसका राज था, ब्रिटिश लोगों का राज्य था। थाउजेंड ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स इन ब्रिटिश आर्मी देयर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द जापान। अब क्या हुआ, जो थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स थे उसमें, है ना, इंडियन सोल्जर्स थे एंड ऑफिसर्स थे वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी में, फेल इनटू द हैंड्स ऑफ जापान। अब वो किसके हाथों में पहुँच गए, जापान के हाथों में पहुँच गए। रेश बिहारी बोस with the help of Captain Mohan Singh formed a battalion of these Indian prisoners of war। तो देखिए जो रेश बिहारी बोस है उन्होंने किसकी हेल्प से, मोहन सिंह जो कि कैप्टन थे उसकी, उनकी हेल्प से एक बटालियन का फॉर्मेशन किया, स्थापना किया, जिसका कि जो कि उस वॉर में कैदी लोग थे। इट वॉज नेम्ड एज इंडियन नेशनल आर्मी, और उसका नाम उन्होंने रखा इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद सेना, जिसको कि आज़ाद हिंद सेना के नाम से भी जानते हैं। लेटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेड द इंडियन नेशनल आर्मी, और उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही इस इंडियन नेशनल आर्मी को आगे चलाया। इन अक्टूबर 1943 नेताजी स्टैब्लिश आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर। उसके बाद अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना किया नेताजी ने सिंगापुर में। शाह नवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरु बख्श सिंह ढिल्लन, प्रेम कुमार सहगल एक्सेट्रा वर हिज चीफ एसोसिएट। और ये सभी जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं ये सभी उनके बहुत ही अच्छे सहयोगी थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन वॉज द कमांडर ऑफ रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। तो देखिए जो लक्ष्मी स्वामीनाथन थी वो रानी झांसी की जो रेजिमेंट थी उसकी कमांडर थी, इन चीफ थी। नेताजी अपील टू द इंडियन पीपल, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रसिद्ध ये नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसको इंग्लिश में बोला गया यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को क्या क्या अचीवमेंट्स मिले, क्या क्या अचीवमेंट्स थे उसके, वो देखिए। इन नवंबर 1943 जापान conquered Andaman and Nicobar Island and handed them over to आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। तो देखिए 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार के ऊपर जीत हासिल की, उसको जीता एंड हैंडेड देम ओवर टू आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। और किसको सौंप दिया, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को सौंप दिया।
नेताजी रिनेम्ड देम शाहिद एंड स्वराज रिस्पेक्टिवली। तो देखिए नेताजी ने उसका नाम अंडमान और निकोबार का क्या रखा, शाहिद एंड स्वराज्य। शाहिद का अर्थ होता है सेक्रीफाइस एंड स्वराज का अर्थ होता है इंडिपेंडेंस, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम चेंज करके शाहिद एंड स्वराज रख दिया। इन 1944 इंडियन नेशनल आर्मी कैप्चर द अराकान प्रोविंसेस इन म्यांमार। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी ने अराकान प्रोविंसेस पर भी जीत हासिल की, जो कि कहाँ पर है, म्यांमार में। पोस्ट ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ आसाम वर कैप्चर्ड। उसके बाद में ईस्टर्न बॉर्डर में जो आसाम है उसको भी कैप्चर किया। इन द सेम पीरियड द कैंपेन ऑफ इम्फाल रिमेन्ड इनकम्प्लीट बिकॉज जापान स्टॉप्ड हेल्पिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। उसके बाद ये जो इम्फाल कैंपेन है वो भी इन्होंने चलाया था, लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि उसके बाद जापान ने अपना इंडियन नेशनल आर्मी को हेल्प करना बंद कर दिया था। But in adverse circumstances, soldiers of Indian National Army were dedicatedly fighting. देखिए लेकिन उस वक्त तक लोगों के मन में इतने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी और अपनी जो भी उनकी परिस्थितियाँ थीं उसको वो लोग हैंडल करके आगे बढ़ने के लिए इतने ज़्यादा जागरूक हो चुके थे। और जितने भी सोल्जर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, वो अपने आप को पूरा उस लड़ाई में समर्पित कर देना चाहते थे, तो उन्होंने बिल्कुल भी उस लड़ाई को रोका नहीं और आगे कंटिन्यू चलाते रहे। बट इन द सेम पीरियड जापान एक्सेप्ट डिफीटेड, और उसी टाइम पीरियड में जापान को हार का सामना करना पड़ा। ऑन 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस डाइड इन अ प्लेन एक्सीडेंट, और उसी टाइम पीरियड में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन एक्सीडेंट में उनकी दुर्घटना हो गई, उनकी डेथ हो गई। ऑन दिस बैकग्राउंड द सोल्जर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी हैड टू ले डाउन देयर आर्म्स। और देखिए जब किसी के आर्मी का लीडर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो पूरी सेना है वो बहुत ही मतलब हेल्पलेस महसूस करती है, और उसी टाइम पीरियड में जो सोल्जर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के उसने अपने हथियार डाल दिए। दस एंडेड द थ्रिलिंग फेज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, और ये इंडियन नेशनल आर्मी का बहुत ही थ्रिलिंग फेज था, बहुत ही दुख भरा एक फेज था। लेटर द ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी विथ ट्रेजन। तो देखिए उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, दिस एक्सपर्ट लॉयर डिफेंडेड देम। और इसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू या भूलाशाही देसाई, तेज बहादुर सप्रू, ये जितने थे सभी एक्सपर्ट लॉयर थे, इन्होंने उनको बचाया, उन्होंने इनको डिफेंड किया यानी उनको बचाया। बट द मिलिट्री ट्रिब्यूनल हेल्ड द ऑफिसर्स गिल्टी एंड दे वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, लेकिन उसके बाद उनको उम्र कैद की सजा हुई। देयरफॉर देयर वाज सीवियर अनरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल। अब जितने भी इंडियन पीपल थे उनके मन में बहुत ही गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू सस्पेंड द पनिशमेंट गिवन बाय द मिलिट्री ट्राइब्यूनल। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवोल्ट्स ऑफ इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। तो देखिए रिवोल्ट यानी कि बदला लेना, किसका, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स का, किस तरीके से उन्होंने बदला लिया है। तो देखिए द नेवी एंड एयरफोर्स सोल्जर्स विद द इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल आर्मी कॉज्ड डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखिए जो नेवी और एयरफोर्स के जितने भी सोल्जर्स थे विद द इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल आर्मी, वो बहुत ही इंस्पायर हुए किससे, इंडियन नेशनल आर्मी से। उनका कारण क्या था, डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो सभी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और असंतुष्ट थे। इट बर्स्ट आउट द ब्रिटिश वॉरशिप तलवार इन मुंबई ऑन 18 फरवरी 1946, और उन सब का जो गुस्सा था वो किसके ऊपर निकला, मुंबई में एक शिप था ब्रिटिश वॉरशिप जिसको बोलते हैं, जिसका नाम था तलवार। उन्होंने मुंबई में 18 फरवरी को 1946 को अपना गुस्सा वहां पर उन्होंने उतारा। द सोल्जर्स जो थे अनफोल्ड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द ब्रिटिश वॉरशिप, तो जो उनका जो शिप था उसके ऊपर उन्होंने इंडियन फ्लैग वहां पर फहराना शुरू कर दिया। दे रेज्ड स्लोगन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वहां पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नारे बोलना भी शुरू कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड आर्मी टू ओपन फायर ऑन द नेवल सोल्जर्स। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी चुप नहीं बैठी और उसने वहां पर अपनी आर्मी भेज दिया, और ओपन फायर जो नेवल सोल्जर्स थे वहां पर उनके ऊपर उन्होंने आर्मी ये ओपन फायर करने का उन्होंने परमिशन दे दिया। द रिबेल्स ऑल्सो मेड काउंटर अटैक विथ फायरिंग। तो उसके बाद देखिए
जो वहाँ पर उन्होंने विद्रोह किया था वो बहुत ही बुरा था. द वर्कर्स एंड कॉमन पीपल एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द नेवल सोल्जर्स. तो जितने भी वर्कर्स थे, कॉमन पीपल थे, उन्होंने अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया किसका? नेवल सोल्जर्स का. फाइनली विद द मीडिएशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल द नेवल सोल्जर्स लेड डाउन देयर आर्म्स. उसके बाद देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता के बाद में जितने भी नेवल सोल्जर्स थे उन्होंने अपने हथियार नीचे डाल दिए. टू सपोर्ट द अपराइजिंग ऑफ नेवल सोल्जर्स द एयरफोर्स ऑफिसर्स फ्रॉम दिल्ली, लाहौर, कराची, अम्बाला, मेरठ एक्सेट्रा वेंट ऑन स्ट्राइक. उसके बाद देखिए जो नेवल ऑफिसर्स थे उनका वो बहुत ही मतलब गुस्से में थे किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट से. तो उनका सपोर्ट करने के लिए जितने भी एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे, कहाँ के? दिल्ली के, लाहौर, कराची, अम्बाला, मेरठ एक्सेट्रा के, वो सभी वेंट ऑन स्ट्राइक यानी स्ट्राइक पर चले गए. These revolts were a clear indication that the sentiments of discontent against the rulers had reached a climax. अब देखिए इस टाइम पीरियड तक पूरे देश में एक विद्रोह की भावना फैल गई थी हर इंडियंस के मन में. कोई भी ब्रिटिश रूल को अपनाना नहीं चाहता था, उनको विद्रोह करना शुरू कर दिया था हर जगह से. तो ये जो रिवोल्ट था, ये जो विद्रोह था, वर अ क्लियर इंडिकेशन, ये पूरा इंडिकेशन था कि अब हम डिसकंटेंट यानी लोगों के मन में बहुत गुस्सा भड़क चुका था अगेंस्ट द रूलर्स यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ. और अब उनको पता चल गया था अब हमारा क्लाइमेक्स आ गया है किसको? ब्रिटिश रूलर्स को. इन दिस वे द पीरियड बिटवीन 1942 to 1946 shook the foundation of British power in India. अब ये जो पीरियड इन्होंने बताया 1942 से लेकर 1946 तक, इस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिश पावर थी इंडिया में उसकी जो फाउंडेशन थी वो पूरी तरीके से हिल चुकी थी. हर आदमी उसका विद्रोह कर रहा था, कोई भी उनके फेवर में नहीं था. थ्रू द क्विट इंडिया मूवमेंट द सीवियर डिसकंटेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज एक्सप्रेस्ड. तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो चलाया गया था यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन था, उससे लोगों के मन में और भी ज़्यादा गुस्सा भड़क गया था कि अब हमें इंडियन जो पीपल थे वो एक हो चुके थे और ब्रिटिश लोगों को उनके खिलाफ पूरा इंडियन जो थे वो सब खड़े हो चुके थे कि अब हमें किसी भी तरीके से इनको भगाना है और अपने देश को आज़ाद करना है. आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वॉज द बैकबोन ऑफ ब्रिटिश पावर. तो देखिए आर्मी जो भी हमारी एयरफोर्स रहती है, नेवी या जो हमारी आर्मी रहती है, एयरफोर्स, तो ये किसी भी देश के लिए एक बैकबोन का काम करती है. और यही जो है तीनों आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट में हो गई थी. दे वर ऑल्सो नाउ अपोजिंग द ब्रिटिश, और ये तीनों ही ब्रिटिश पावर का अपोज करना शुरू कर दिया था इन्होंने. ड्यू टू दीज इंसिडेंट्स द ब्रिटिश रूलर रियलाइज दैट दे विल नॉट बी एबल टू एम्पावर इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये सब होने के बाद जितने भी इंडिकेशन थे, इससे ब्रिटिश रूलर्स को रियलाइज हुआ कि अब हमारे यहाँ की जड़ें हमारी खत्म हो चुकी है, अब हम यहाँ पर और रूल नहीं कर सकते हैं, बस अब हमारा अंत समय आ गया है. तो ये हमारा चैप्टर में हमें बताया गया था लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के पहले में जो लास्ट स्ट्रगल चल रहा था ये इस चैप्टर में उसके पूरे बारे में डिटेल दिया गया था. तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ रिटन वर्क भेज रही हूँ, तो वो आप लर्न करके अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.